आ जाओ। अब मुझे बताओ, शेड्यूल 5 है, शेड्यूल 5 का पार्ट 1 क्या बोलता है? कंडीशन। पार्ट 2 क्या बोलता है? रेम्यूनरेशन। अब हमारी पूरी कहानी रेम्यूनरेशन को लेकर हो रही है, बाकी थर्ड फोर्थ आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है? थर्ड फोर्थ ना सिलेबस में ना पढ़ेंगे। तो अभी हम शेड्यूल 5 का पार्ट 1 कंडीशन डिटेल में पढ़ चुके हैं, पार्ट 2 रेम्यूनरेशन पढ़ रहे हैं। अब रेम्यूनरेशन का सबसे पहला सेक्शन बोलता है प्रॉफिट ऑफ द 197। प्रॉफिट नहीं है तो 2, ठीक है? शेड्यूल 5 में 2 वाला था ना, शेड्यूल 5 का 2 पूरी लिस्ट बताता है, ए बी जो भी हमने पढ़ा था अभी लास्ट क्लास में, ठीक है? अब इसके बाद हम थर्ड की बात करें, किसकी बात करें? थर्ड। सेक्शन थर्ड बोलता है, सेक्शन थर्ड बोलता है यही वाली बात, अगर आप रेम्यूनरेशन क्या कर रहे हो, प्रॉफिट नहीं है, और आप रेम्यूनरेशन क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, तो कुछ पॉइंट्स है जो शेड्यूल 5 में दे रखे हैं, शेड्यूल 5 के रेम्यूनरेशन के पार्ट थर्ड में। फर्दर स्पेशल सर्कमस्टांसेस रेम्यूनरेशन कैन बी एक्सेस, हम डायरेक्टर को एक्सेस रेम्यूनरेशन दे सकते हैं इन केसेस में। शेड्यूल 5 में जो दे रखा है, शेड्यूल 5 में सबसे पहले मैनेजिंग डायरेक्टर को कितना मिलेगा, अगर नेगेटिव है या फिर 5 करोड़ तक का पेड अप कैपिटल है तो 60 लाख, 5 से ज्यादा है तो कितना था, 84 लाख ये था। इससे हम बढ़ाने की सोच रहे, इसे हम बढ़ाने की सोच रहे, अगर बढ़ाने की सोच रहे, रेम्यूनरेशन अगर एक्सेस कर रहे हो इन दैट अदर कंपनी, तो इन्होंने बोला स्पेशल सर्कमस्टांसेस में बढ़ा सकते हो। अगर आपकी कंपनी कौन सी है, फॉरेन कंपनी है तो, या फिर और है फॉरेन कंपनी नहीं है और शेयर होल्डर ने अप्रूवल दे दिया तो, मतलब आप कह रहे हो प्रॉफिट नहीं हुआ, हम आपको 60 लाख देंगे मैनेजिंग डायरेक्टर को अगर पेड अप कैपिटल 5 करोड़ से कम है। ये पढ़ा था अपन ने टेबल में शेड्यूल 2 में, ठीक है, सॉरी सेक्शन 2 में। अब ये कह रहे इसको बढ़ाना है तो शेयर होल्डर की परमिशन लगेगी, या फिर क्या बोल दिया, फॉरेन कंपनी, तो हम आपको अलाउ करेंगे, अदरवाइज अलाउ नहीं होगा, ठीक है? ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस पढ़ रहे। अगर मैनेजिंग रेम्यूनरेशन आपको लिमिट क्रॉस कर रहे हो, तो ये फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनी को छूट दे रखी, उन्होंने बोला नई कंपनी है तो नई कंपनी को तो स्टार्टिंग में क्या होगा बच्चा, प्रॉफिट नहीं होगी, प्रॉफिट नहीं होगा, तो आप अपने मैनेजिंग डायरेक्टर इन सबको मोटिवेट करने के लिए यस ज्यादा इंक्रीज कर सकते हो, लेकिन ये कितना टाइम तक बस अलाउड है, 7 ईयर्स तक। अगर आपकी कंपनी कौन सी है, सिक कंपनी है, तो हमने अलाउ कर दिया ताकि मैनेजिंग डायरेक्टर का मोटिवेशन बना रहे। या फिर आपकी कंपनी कौन सी है, रेजोल्यूशन प्लान, कुछ सुना सुना लग रहा है। आईबीसी क्या होता है, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्टी कोड, क्या लिखा है यहाँ पर, रेजोल्यूशन प्लान, ठीक है? अब समझो, मेरी कंपनी का दिवालिया निकल रहा है, कंपनी खत्म होने जा रही है, तो जब कंपनी खत्म होने जा रही होती है तो उसे बचाने का ट्राई किया जाता है, तो एक कोड होता है इंसॉल्वेंसी बैंकरप्टी कोड, उस कोड में जब बचाने का ट्राई किया जाता है, उस ट्राई को हम बोलते हैं रेजोल्यूशन प्लान। रेजोल्यूशन मतलब ठीक करने वाला प्लान। अगर ये प्लान हो रहा है तो इस प्लान के तहत अगर हमें कुछ ज्यादा फीस देनी पड़ जा सकती है तो यस दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, रेम्यूनरेशन ऑफ द मैनेजर रेम्यूनरेशन किसने फिक्स किया बच्चा, BIFR, और ये क्या लिखा है बच्चा, NCLT। BIFR जो अथॉरिटी अब ये पुरानी हो चुकी है, इसके बदले में जो नई अथॉरिटी आ चुकी है दैट वाज NCLT। सिक कंपनी समझेंगे पहले, व्हाट डू यू मीन बाय सिक कंपनी? सिक कंपनी एक बीमार कंपनी बोल सकते हैं इसे, ये कंपनी खत्म होने में वाली है, इसे बचाने के लिए ट्राई किया जाता है, लेकिन ये सिक कंपनी है, ये इंसॉल्वेंसी, दोनों बातें एक जैसी नहीं बोल रही हूं मैं, एक जैसी। सिक कंपनी जो था बच्चा, इसके रूल्स रेगुलेशन पुराने हो चुके। BIFR का फुल फॉर्म देखो, बोर्ड इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, शॉर्ट में उन्होंने ये बोल दिया, ठीक है? चलिए, ये क्या लिखा है, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्टी कोड, इसको शॉर्टकट में IBC बोल सकती हूँ। अब ये एक अथॉरिटी है, सिक्का एक एक्ट था, जैसे सिक कंपनी है तो ऐसे ही सिक्का एक एक्ट था, उस एक्ट की जो अथॉरिटी होती है इसे हम बोलते हैं अथॉरिटी को BIFR, ठीक है? ऐसे ही IBC एक कानून है, इसकी एक अथॉरिटी है, इस अथॉरिटी को बोलते हैं हम NCLT, इसे हम क्या बोलते हैं, NCLT। समझना, ये एक्ट पुराना हो चुका है, खत्म हो चुका है, ये एक्ट पुराना हो चुका है, खत्म हो चुका है, इस एक्ट को रिप्लेस करके क्या आया है, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्टी कोड। अब जो अथॉरिटी है BIFR वो खत्म हो चुकी है, तो उसकी जगह पे कौन आ चुका है, NCLT। तो इन शॉर्ट, मैनेजर रेम्यूनरेशन यस इन क्लास ऑफ कंपनीज को अलाउड करके रखा है, अगर कंपनी न्यू है या फिर अगर कंपनी कौन सी है बच्चा, परेशान है, खत्म होने की कगार में है, ठीक करने का प्लान चल रहा है। अब चाहे वो सिक हो, एक ही बात है, या फिर आपकी कंपनी कौन सी हो, रेजोल्यूशन प्लान, अब दोनों को इन्होंने यहाँ पे मिक्स कर कर भी बोल दिया, BIFR और NCLT। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो इन शॉर्ट, इन कंपनीज को अलाउ करके रखा है, बाकी किसी को अलाउड नहीं है, लेकिन उसमें भी उन्होंने बोल दिया मैनेजर रेम्यूनरेशन ध्यान देना, नॉट रिसीव एनी अदर कंपनी। यहाँ पे हम दे रहे, इसका मतलब कहीं और आपको नहीं मिल रहा हो, या फिर सारे के सारे जो क्रेडिटर्स है उनको कोई दिक्कत नहीं हो। और क्या लिखा है,
नो डिफॉल्ट, पेमेंट ऑफ क्रेडिटर और ऑल ड्यूज, हम देखेंगे कि उनके ड्यूज में भी कोई दिक्कत आपने नहीं की, ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन होंगे, तो इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस में आपको रेम्यूनरेशन बढ़ाने दिया जाएगा। क्या ये शॉर्ट में समझ में आ गया है? एक बार पूरा डिटेल में रीड करेंगे। हम पढ़ रहे हैं शेड्यूल 5। शेड्यूल 5 में हम पढ़ रहे हैं कि अगर लॉस होता है तो शेड्यूल 5 देखने का। हमने 60 लाख 84 लाख ऐसे हमने फीस पड़ी है, इससे ज्यादा देना नहीं है, उस लिमिट को क्रॉस करना है तो इन सर्कमस्टांसेस में अलाउड है, तो ये सर्कमस्टांसेस एक बार वन रीड कर आएंगे। क्लैरिटी है? रीड करिए। सिक कंपनी को क्या कह रहे? स्कीम ऑफ रिवाइवल, ये ऐसे ही है रिजोल्यूशन प्लान। सिक कंपनी को क्या करे बच्चा? रिवाइव करे, ठीक करने का प्लान करे, रिहैब करे। ये ऑर्डर किसने पास कर रखा है? अथॉरिटी, बीआईएफआर ने। फॉर द पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ द स्कीम, स्कीम जब हुई है, स्कीम एप्लीकेबल होगी तो 5 साल तक में ये स्कीम चल रही है, तो इस ड्यूरेशन तक में आपको अलाउड है, इस ड्यूरेशन के बाद अलाउड नहीं है। जैसे अभी न्यू कंपनी पड़ा था, न्यू कंपनी को कब तक अलाउ कर रखा है? 7 साल तक। सिक कंपनी को ठीक करने की प्रोसेस चल रही है, कल से ठीक हो गई है, पूरा 2023 चला इसे ठीक करने से, 2024 से ठीक करने वाली स्कीम लग गई है। अब स्कीम 2024 से लगी है तो 5 साल तक अलाउड है, रेम्यूनरेशन ज्यादा दे सकते हैं, 5 साल के बाद रेम्यूनरेशन ज्यादा नहीं दे सकते। अगर प्रॉफिट नहीं भी होता है, हम ये पढ़े ना, प्रॉफिट नहीं होगा तो देना इंक्रीज, तो 5 साल तक देना है, क्योंकि अभी तो लॉस ही रहेगा, क्योंकि अभी हम ठीक करें, उसके बाद ठीक हो जाएगी, हम ये मान रहे, ठीक हो चाहे ना हो, उसके बाद आप ज्यादा नहीं दे सकते। क्लियर है? पक्का? एक बार रीड करेंगे। चलिए, अब हम 197 पूरा पढ़ चुके हैं बच्चों, बोलो। 198 कुछ नहीं बोलता है, हेडिंग देखो क्या लिखा है, क्या बोल के रखा है? नेट प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना है, तो कहां दे रखा है? 198 में दे रखा है। चलो, इन्होंने बोला सबसेक्शन 1 हम नहीं बताएंगे, क्योंकि कैलकुलेशन क्वेश्चन है, आपके सिलेबस में है ही नहीं। सेक्शन 198 का सबसेक्शन 1 नहीं है, सीधा 1 सबसेक्शन 2 दे रखा है। सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? स्पेसिफाई कर रखा है क्रेडिट, क्या क्या क्रेडिट गिवन है। सबसेक्शन 3 क्या बोलता है? क्या क्या क्रेडिट गिवन अलाउड नहीं है। वापस 198 क्या है? नेट प्रॉफिट में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, इन्होंने बस नाम दे रखा है। क्या क्रेडिट दे सकते हैं, क्या क्रेडिट नहीं दे सकते हैं। 4-5 बोलता है कौन सा डिडक्शन अलाउड है और कौन सा डिडक्शन अलाउड नहीं है। कुछ बताया? कुछ नहीं बताया, बस आपको बोला था 198 पूरी डिटेल कैलकुलेशन देता है, लेकिन आपके सिलेबस में कैलकुलेशन नहीं है, बस बोल दिया है क्या अलाउड है क्या नहीं अलाउड है, ये पूरी बस बातें हैं इसमें, ठीक है। लेकिन क्या कैलकुलेशन में जाना है? नहीं, तो हम भी नहीं जाएंगे। चलिए, सेक्शन 199 क्या बोलता है? मैनेजर रेम्यूनरेशन ज्यादा दे दिया, क्या करेंगे? रिकवर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे उस रिकवरी की बात हो रही है। अब हमने कहाँ पे पढ़ा था ये बताओ? सेक्शन 197 में पढ़ा था। 197 में पढ़ा था लिमिट से ज्यादा तो 2 साल के अंदर पे करना है, लेसर टाइम भी हो सकता है। ये तब था जब उसने लिमिट क्रॉस कर लिए बिना पूछे, यहाँ वो नहीं हो रहा है। यहाँ उन्होंने बोला है आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसे वापस से क्या किया गया बच्चा? चेंज किया गया, रीस्टेट। कभी कभार सिचुएशन ऐसी होती है कि हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसे हम ठीक करते हैं, वापस से उसकी कैलकुलेशन करते हैं, उसमें कुछ मिस्टेक्स होती है। जब हमने कैलकुलेशन किया तो नेट प्रॉफिट कुछ और निकला। अब जब नेट प्रॉफिट कुछ और निकला तो इस हिसाब से तो आपको सैलरी ज्यादा मिल गई, रेम्यूनरेशन ज्यादा मिल गए। तो अगर आपको रेम्यूनरेशन ज्यादा मिल गया है किसके कारण बच्चा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रीस्टेट के कारण, तो उस केस में यस रिकवरी की जाएगी। बस ये सारी बातें लिखी कि आपको पैसे देने पड़ेंगे। वो वाले केस में नहीं, क्योंकि वो वाले केस में क्या था? बिना परमिशन के आपने अननेसेसरी ज्यादा ले लिया। यहाँ पे आपने लिया नहीं, आपको मिला ही है, लेकिन कैलकुलेशन उस हिसाब से पहले गलती कंपनी की हुई है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हेडिंग क्या बोल रहा है? 2000 एडिशनल कंप्लायंसेस। अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ है तो एडिशनल कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे। कुछ नहीं, आपको इन सारी बातों का ख्याल रखना है। क्या? फाइनेंशियल पोजीशन, सैलरी देते वक्त आपको ध्यान देना है कि आपकी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। रेम्यूनरेशन कमीशन जो भी ड्रॉ कर रहा है, एक इंडिविजुअल को कितना रेम्यूनरेशन मिल रहा है, एनी अदर कंपनी में कितना मिल रहा है, उसका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, उसका एक्सपीरियंस क्या है, एनी अदर मैटर। वापस मेरी कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ है तो मुझे शेड्यूल 5 देखना है। शेड्यूल 5 में पार्ट सेक्शन 2 था, सेक्शन 2 में क्या दे रखा था? वही 84 लाख वाली टेबल ए और बी देखा था। इन्होंने कहा प्रॉफिट नहीं हुआ तो वही देखना, लेकिन एडिशनल कंप्लायंसेस कर लेना। जब आप ये पैसे दे रहे हो, मैक्सिमम लिमिट थी, उससे कम भी तो दे सकते हो ना। मैक्सिमम लिमिट थी, उससे कम भी दे सकते हो। प्लीज देख लो एक बार, क्या कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन सही है तो थोड़ा और कम कर सकते हो, क्योंकि वो तो मैक्सिमम लिमिट थी, ठीक है। चलो, रेम्यूनरेशन एक इंडिविजुअल को कितना मिल रहा है, किसी और कंपनी से मिल रहा है, उसका घर चल रहा है, तो भैया थोड़ा और कम कर लो। ये सारे फैक्टर्स और एक बार देख लेना। क्लैरिटी है?
अब जनरल जनरल बातें आ रही है। कंसिडरेशन रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन को जब दोगे तो क्या क्या कंसिडर करना है, ये सारे पैरामीटर सेम बातें हैं। कंपनी से क्या रिलेशनशिप है, कंपनी की क्या परफॉर्मेंस है, रीडिंग। नेक्स्ट आ जाओ, इंपॉर्टेंट, ये है इंपॉर्टेंट और लास्ट टॉपिक है सेक्शन नंबर 202, कंपनसेशन। क्या हो रहा है, लॉस ऑफ ऑफिस। हमारा मैनेजिंग डायरेक्टर हमारी कंपनी छोड़ रहा है, कंपनी से इस डायरेक्टर को निकाला जा रहा है, दोनों में डिफरेंस है, एक रिमूवल है और एक क्या है, रेजिग्नेशन। अगर खुद छोड़ता है तो कोई कंपनसेशन नहीं मिलने वाला, अगर कंपनी ने उसे निकाला तो कंपनसेशन मिलेगा। टर्म्स एंड कंडीशन लिखी रहती है बच्चा अग्रीमेंट में। जिस दिन मैं आपकी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट हुई तो एक अग्रीमेंट साइन किया था, उस अग्रीमेंट में बहुत सारी बातें लिखी थी, उसमें से एक टर्म्स एंड कंडीशन ये थी कि अगर आप मुझे निकालोगे तो आपको मुझे एक मोटी रकम देनी पड़ेगी एज आ कंपनसेशन। बात समझ में आ रही है? तो कंपनसेशन फॉर द लॉस ऑफ ऑफिस, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, इन तीनों के साथ ऐसे अग्रीमेंट हो रखे हैं। ठीक है, तो जनरल रूल, कंपनी को कंपनसेशन देना पड़ेगा अगर कंपनी इन्हें निकालती है। समझ में आया? हम दूसरे डायरेक्टर की बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात करें, इन्हीं तीन लोगों की बात करें, एमडी, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर। बात समझ में आ रही है? अग्रीमेंट में ऐसा अग्रीमेंट लिखा था, अग्रीमेंट मत लिखो, अग्रीमेंट में ये टर्म्स एंड कंडीशन लिखा था कि अगर आप निकालोगे तो हमें कंपनसेशन देना पड़ेगा, क्योंकि यही नींव है, एमडी कंपनी की क्या है, नींव है। सारे डायरेक्टर मिलके कल को इनको निकालने का अगर सोचे तो उसने जानबूझकर क्या कर दिया है, एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है कि यार कंपनी को इतना पैसा देना पड़ेगा इनको निकालने में, इससे अच्छा मत निकालो। तो आप अपनी पोजीशन को बनाए रखने के लिए अक्सर ऐसा किया जाता है। अग्रीमेंट में साइन किया होगा, कंपनी के सारे डायरेक्टर उस टाइम पे सहमत हो गए थे ना, क्यों किया ऐसा, अग्रीमेंट साइन ही नहीं करना था उन्हें, अगर ऐसा कर दिया है तो कंपनसेशन देना पड़ेगा। क्लैरिटी है? चलिए, इन्होंने बोला या तो लॉस हुआ ऑफिस या तो क्या हुआ, रिटायरमेंट ऑफ द ऑफिस है, रिटायरमेंट को भी लेके साइन किया था, या फिर दोनों हुआ है, लॉस या रिटायरमेंट, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन। जनरल प्रोविजन समझ में आया? आ जाओ, एक्सेप्शन देने की जरूरत नहीं है, नो पेमेंट मेड। पहला, डायरेक्टर ने रिजाइन कर दिया, रीजन कंपनी अमलगमेट हो गई। रिजाइन किया मतलब खुद छोड़ा है, क्यों छोड़ा, क्योंकि कंपनी क्या हो गई थी, अमलगमेट। डायरेक्टर ने रिजाइन किया अदरवाइज देन अमलगमेशन, मतलब अमलगमेट नहीं हो रही है, कोई भी दूसरे रीजन लेकिन खुद ही छोड़ना है ना। अगर डायरेक्टर खुद छोड़ेगा तो उसे कोई कंपनसेशन मिलने वाला नहीं है। जनरल रूल, कंपनी अगर छुड़वाएगी उसे तो मिलेगा, अगर वो खुद छोड़ेगा तो नहीं मिलेगा। पहला पॉइंट क्या है, अमलगमेशन के कारण छोड़ा या फिर एनी अदर रीजन। एग्जाम्पल दे रखा है, एक बार रीड करते जाना, ठीक है? हाँ, रोटेशन वाला नहीं होगा, क्योंकि रोटेशन क्या है, लॉ के प्रोविजन है वो तो, ठीक है, वो वाला नहीं होगा। डायरेक्टर क्या लिखा है, विकेट, सेक्शन 167, डिस्क्वालिफिकेशन एंड ऑल, ये सारी चीजें थी, उसके कारण में जाएगा तो उन्होंने कहा लॉ के अकॉर्डिंग आया ना, तो क्यों देंगे पैसे हम। कंपनी क्या हो गई, वाइंड अप होगी। ये वाइंड अप का ऑर्डर किसने सुनाया था, ट्रिब्यूनल ने, या फिर कंपनी ने खुद से लिया। कंपनी जब खत्म नहीं होगी तो हम आपको क्यों दे कंपनसेशन, हम पढ़ रहे हम कंपनसेशन देंगे नहीं। और ये वाइंड अप क्यों हुई थी, क्योंकि उस डायरेक्टर ने क्या किया था, डिफॉल्ट, नहीं देंगे। अगर ये एमडी हमें क्या पाया जाता है, गिल्टी ऑफ फ्रॉड, नहीं देंगे। डायरेक्टर है, ये क्या लिखा है, मतलब एनकरेज कर रहा है। देखो, डायरेक्टर को तो ये मालूम है कि मैं रिजाइन करूंगा तो मुझे नहीं मिलेगा, तो वो कंपनी को एनकरेज कर रहा है, वो आए दिन छुट्टी मारता रहता है, गलत गलत डिसीजन लेता है ताकि कंपनी उसे छोड़ दे। तो वो ऐसी सिचुएशन खड़ी कर रहा है कि भाई ये मुझे निकाले, छोड़ना उसी को ही है, लेकिन सिचुएशन क्रिएट कर रहा है कि भैया कंपनी छोड़े, क्योंकि कंपनसेशन उसे मिल जाएगा। तो इन दैट केस उसे मिलेगा नहीं, ये प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं कंपनसेशन दिया जाएगा अगर कंपनी ने निकाला है तो, नहीं देना पड़ेगा अगर उसने खुद रिजाइन किया अमलगमेशन के कारण, अदर देन अमलगमेशन के कारण रिजाइन किया, विकेट हुई एज पर लॉ, कंपनी वाइंड अप हो गई, खुद का उसका फ्रॉड गिल्टी है, या फिर उसने खुद से ऐसी सिचुएशन खड़ी करी है जिससे कि कंपनी उसे निकाले, बस पता चल जाए। ठीक है, क्लैरिटी है? 202 का सबसेक्शन 3, कंपनसेशन कब कितने तक का देना पड़ेगा। किसी की बुक में यही लिखा होगा, यही यहाँ पे भी सेम लिखा है, देखो सबसेक्शन 3 यहीं दे रखा है, दिख रहा है, यहाँ पे भी दे रखा है। ये बोरिंग है पैराग्राफ, तो मैंने सोचा अच्छे प्रेजेंटेशन में करते हैं। ठीक है,
कंपनसेशन देना है, कितना देना पड़ेगा, कितने टाइम तक उसने काम किया है, और 3 years विच एवर इज शॉर्टर, जो शॉर्ट होगा। मैंने 5 साल तक काम किया और 3 साल, विच एवर इज शॉर्टर, 3 साल का कंपनसेशन। मैंने 2 साल तक काम किया और 3 साल, विच एवर इज शॉर्ट, 2 साल, पैसा कम का ही मिलेगा। तो कंपनसेशन की लिमिट, कंपनसेशन देने की लिमिट कितनी बच्चा, जितना भी काम किया और 3 years विच एवर इज शॉर्टर, शॉर्ट ड्यूरेशन। क्लियर है? यहां पे ये होता है ओवर। लास्ट टॉपिक क्या है, आ सकता है ना, किसे अपॉइंट कर रहे हो, इंपॉर्टेंट रीड करना है प्लीज, इसे पहला इंपॉर्टेंस देना रीड करने का। एग्जाम में जनरली इसका रेजोल्यूशन आता है कि हम किसे अपॉइंट करें, होल टाइम डायरेक्टर, चाहे एमडी, चाहे मैनेजर, किसी को भी अपॉइंट करें, इसके लिए एक रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करिए। सेम हेडिंग तो सेम होगी, प्रोवाइडेड दैट, ये सारी बातें दिख रही है, ये टर्म्स एंड कंडीशन है। ये क्या है बच्चा, टर्म्स एंड कंडीशन। और सबसे लास्ट वाले पॉइंट में क्या लिखा रहता है, पावर दी जाती है, ऑथराइजेशन। अब एक बार इसे रीड करो, क्या लिखा है, सैलरी कितनी दी जाएगी, टर्म्स एंड कंडीशन है ना। हम बस अपॉइंट नहीं करते, रेम्यूनरेशन भी डिसाइड करते ना। अपॉइंट क्या, ऊपर नाम दे रखा है, ये होल टाइम डायरेक्टर आ रहा है, सैलरी बताइए, फिर क्या लिखा है, क्या मिल रहा है, एकोमोडेशन मिल रहा है, घर वर दे रहे हैं हम। होल टाइम डायरेक्टर क्या लिखा है, उसको क्या दे रहे हैं, कार शार दे रहे हैं हम। ये सब समझते हैं ना, लीव ट्रेवल अलाउंसेस, ये टर्म्स एंड कंडीशन है। बोनस कैसे क्या मिलेगा, रीइंबर्समेंट, खर्चा अगर उसने किया तो उसे रिटर्न मिल जाएगा, रीइंबर्समेंट ऑफ एनी अदर एक्सपेंसेस। इन शॉर्ट ये क्या है, रेजोल्यूशन क्या है, टर्म्स एंड कंडीशन ही है। तो मेन प्रोविजन और आखिरी प्रोविजन, सॉरी, रेजोल्यूशन का जो ऊपर का पैराग्राफ और नीचे का वो सेम बनेगा, बीच में बस क्या आ जाएंगे बच्चा, टर्म्स एंड कंडीशन। प्लीज मस्ट रीड है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों के लिए, ओल्ड हो चाहे न्यू। ओल्ड में भी आता ही है, न्यू तो पहली बार हो रहा है ना। मेरी जो इंपॉर्टेंस है किस बेसिस में, ओल्ड सिलेबस के ही बेसिस में, तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ ये पूरा चैप्टर होता है बच्चा ओवर। क्लैरिटी है? हाँ हाँ, इसका भी दे दूंगी, ठीक है। आज की सभा समाप्त।